Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, पिछले हफ्ते में ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाया। इसके पीछे दो कारण थे। पहला तो ये कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और मेरा गला भी इतना ज़्यादा ख़राब था कि मैं वीडियो बना नहीं पाया। और दूसरा कारण था थोड़ी सी व्यस्तता। खैर, मेरी कोशिश अब यही रहेगी कि मैं रेगुलर वीडियोस लाऊं। हालांकि कई बार कुछ ऐसे ज़रूरी काम आ जाते हैं जिनकी वजह से वीडियोस नहीं बन पाते। उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा और इसी के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद भी करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे चैनल के अब 200 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। हाँ, मुझे पता है कि 200 सब्सक्राइबर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और यूट्यूब पे आम तौर पे इतने सब्सक्राइबर्स होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने अपनी जर्नी थोड़े ही दिन पहले शुरू की है और मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप लोगों से इतना प्यार मिलेगा, तो जिन लोगों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। साथ ही वो लोग जिन्होंने कि सब्सक्राइब नहीं किया है पर वो मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, मैं उन्हें भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज का वीडियो शुरू। और आज मैं आपको बताऊंगा मिसिसिपी बर्निंग मर्डर्स के बारे में, जो कि आज ही के दिन यानी कि 21 जून 1964 को मेरिडियन मिसिसिपी में हुए थे। दोस्तों, इस घटना में 3 लोग, एंड्रू गुडमैन, माइकल श्वेरनर और जेम्स चेनी की हत्या कर दी गई थी। और इनकी हत्या क्यों की गई थी इसके बारे में आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। और जैसा कि अक्सर मैं कहता हूं कि मैं उन टॉपिक्स को कवर करता हूं जिन्होंने कि इतिहास के ऊपर कुछ प्रभाव डाला हो। तो अगर 3 लोगों की हत्या कर दी गई तो उसने किस तरीके से इतिहास के ऊपर प्रभाव डाला। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि हमारे देश में भी कुछ वक्त पहले निर्भया के साथ एक ज्यादती हुई थी। और कहने को तो यह सब एक लड़की के साथ हुआ था, लेकिन उस घटना ने ना केवल हमें बल्कि हमारे पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया था। उस घटना की वजह से कई कानूनों को बदला गया और दोषियों को सजा मिल सके इसके भी प्रावधान किए गए। इसी तरीके से मिसिसिपी के अंदर 1964 को जब ये 3 खून हुए तो इन्होंने भी अमेरिका के इतिहास को बदल कर रख दिया। दोस्तों, असल में अमेरिका के अंदर काले लोगों के प्रति भेदभाव किया जाता था और गोरे लोग अपने आप को रेशियली बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते थे। यानी कि वो समझते थे कि क्योंकि उनका रंग साफ है इसलिए उनकी जान की कीमत काले लोगों की जान की कीमत से कहीं ज़्यादा है। काले लोगों को अक्सर गुलामों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और उनको जानवरों की तरह बेचा भी जाता था। मैंने अब्राहम लिंकन की हत्या के ऊपर एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आपको बताया भी था कि किस तरीके से अब्राहम लिंकन ने काले लोगों को गुलामी की जंजीरों से बाहर निकाला, लेकिन वो पूरे तरीके से सफल नहीं हो पाए थे और उनके मरने के बाद भी बहुत वर्षों तक काले लोगों के साथ भेदभाव किया जाता रहा। मिसिसिपी के अंदर काले लोगों को उनके वोट डालने के अधिकार से वंचित किया जाता था और इसी चीज को बदलने के लिए ये तीनों सिविल राइट एक्टिविस्ट यानी कि जेम्स चेनी, एंड्रू गुडमैन और माइकल श्वेरनर मिसिसिपी आए हुए थे। और ये लोग एक कैंपेन चला रहे थे जिसका नाम था फ्रीडम समर कैंपेन। और इस कैंपेन का जो उद्देश्य था वो था अफ्रीकन अमेरिकन यानी कि जो काले लोग हैं उनको उनके राइट्स दिलवाना, यानी कि उनका जो वोट डालने का हक था उसको उन्हें दिलवाना। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था जिसके अंदर सभी को वोट डालने का अधिकार था, ऐसे आदेश दिए गए थे। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे राज्य थे जो कि इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे और मिसिसिपी भी उन्हीं राज्यों में से एक था। 1960 की शुरुआत में मिसिसिपी ने सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मानने से इनकार कर दिया और पूरे मिसिसिपी राज्य में कुछ ऐसे ग्रुप्स बन गए थे जिनको कि वाइट सुप्रीमेसिस्ट कहा जाता है, जो कि ऐसे लोग होते हैं जो यह समझते हैं कि गोरे लोगों को जीने का ज़्यादा हक है। ये लोग काले लोगों के ऊपर अत्याचार तो करते ही थे, साथ ही चर्चिज को भी जला देते थे। वो उत्पात मचाते थे और काले लोगों को ना सिर्फ डराते थे बल्कि उनकी हत्या भी कर देते थे। और ऐसा ही एक ग्रुप था वाइट नाइट्स ऑफ कू क्लुक्स क्लान, और इस ग्रुप को बनाया था सैमुअल बॉवर्स ने। और ऐसे ही एक चर्च को जिसके अंदर काले लोग प्रार्थना करने जाते थे जला दिया गया। और ये जो तीनों सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, जेम्स चेनी, एंड्रू गुडमैन और माइकल श्वेरनर, ये इसी चर्च के अंदर लोगों को संबोधित करने आए थे और
साथ ही साथ यह आवाज भी उठाने आए थे कि काले लोगों को भी उनके अधिकार दिए जाने चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो इस चर्च में जाके लोगों को संबोधित कर पाते, उनको एक ट्रैफिक सिग्नल पर पुलिस ने रोक लिया और गिरफ्तार कर लिया। वजह पूछने पर बताया गया कि उनके वाहन की गति बहुत ज्यादा थी, इसी वजह से उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। उनको गिरफ्तार करने के बाद उनको एक लोकल जेल के अंदर ले जाया गया और कई घंटों तक उनको वहां बंद रखा गया। बाद में उन तीनों को छोड़ दिया गया और उनको जाने के लिए बोला गया। क्योंकि वो तीनों लोग अपनी ही गाड़ी से आए थे, तो वो अपनी ही गाड़ी में सवार होकर वापस जाने लगे। जो पुलिस के लोग थे या शेरिफ डिपार्टमेंट के लोग थे, वो एक गाड़ी में उनका पीछा करने लगे और उनके ऊपर निगरानी रखने लगे। जब वो तीनों नेशोबा काउंटी से बाहर निकलने ही वाले थे, उनकी गाड़ी को फिर से रोक लिया गया और उन तीनों का अपहरण कर लिया गया। उन तीनों को उस जगह से किसी दूसरी जगह पर ले जाया गया और उन तीनों की ही पास से गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उनके शवों को वहीं कहीं दफना दिया गया। जब ये तीनों लोग गायब हो गए और इन तीनों की खोज की जाने लगी, तो शुरुआत में पुलिस ने इसको मिसिंग पर्सन्स यानी कि जो लोग गायब हो जाते हैं और उनको ढूंढा जाता है, इस तरीके से ही उसकी तफ्तीश करनी शुरू करी। लेकिन जब 2-3 दिन बाद उनकी गाड़ी एक दलदल से जली हुई मिली, तो कहीं ना कहीं यह बात साफ हो गई थी कि उन लोगों के साथ कोई अप्रिय घटना घटित हुई थी और इसलिए FBI को बुलाया गया और FBI के लोगों ने उन लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन 2 महीने तक किसी को कुछ भी पता नहीं चला। FBI कोई भी कोना छोड़ नहीं रही थी, लेकिन इतने अथक प्रयासों के बाद भी उनको शव नहीं मिले और आखिरकार 2 महीने बाद एक खुफिया सूचना के आधार पर इन तीनों के शवों को बरामद कर लिया गया। FBI ने इन तीनों की हत्या के मामले में जांच शुरू कर दी और जांच करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि व्हाइट नाइट्स ऑफ कू क्लुक्स क्लैन, नेशोबा काउंटी का शेरिफ डिपार्टमेंट और फिलाडेल्फिया पुलिस डिपार्टमेंट इन तीनों की हत्या करने में शामिल था। इन सभी लोगों ने मिलजुल कर उनकी हत्या की ताकि वो इन लोगों को, काले लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए आवाज उठाने से रोक सकें। इन 3 एक्टिविस्ट की हत्या की वजह से पूरे देश में एक रोष का माहौल फैल गया और लोगों के अंदर बहुत ज्यादा नाराजगी भर गई। और दोस्तों, इसमें खास बात यह थी कि जो मिसिसिपी का स्टेट था, यानी कि मिसिसिपी राज्य की जो सरकार थी, उसने किसी भी तरीके का एक्शन उन लोगों के ऊपर लेने से मना कर दिया। यहां तक कि कोई केस चलाने से भी मना कर दिया जो कि इन तीनों की हत्या में शामिल थे। जब स्टेट गवर्नमेंट ने इन लोगों को प्रोसिक्यूट करना यानी कि सजा दिलाने से इनकार कर दिया, तो यूनाइटेड स्टेट्स की फेडरल गवर्नमेंट, जैसे कि हमारे यहाँ केंद्रीय सरकार होती है, उसी तरीके से उनकी जो फेडरल गवर्नमेंट थी, उसने पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में ली और 18 लोगों के ऊपर इन 3 एक्टिविस्ट की हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। और आगे चलकर इसी घटना से प्रेरित होकर 1964 में सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 भी बनाया गया और इस कानून का जो मकसद था वो था कि आगे चलकर लोगों के ऊपर रंग, जाति, धर्म या और किसी भी वजह से भेदभाव ना हो। और जांच में यह बात भी पता चली कि कू क्लुक्स क्लान ने इन लोगों को इसलिए मारा था क्योंकि चेनी एक अफ्रीकन अमेरिकन आदमी था, वहीं गुडमैन और श्वेरनर दोनों ही यहूदी थे। हम लोगों की सोच यह है कि शायद अमेरिका में किसी को न्याय मिलना बहुत आसान है, लेकिन अगर हम इस घटना की बात करें तो इस घटना में जो लोग मर गए थे उनको न्याय मिलते मिलते 41 साल का लंबा समय लग गया। एडगर रे किलन, जो कि इनकी हत्याओं का मुख्य आरोपी था, उसको आखिरकार 21 जून 2005 में इन हत्याओं का दोषी पाया गया और 60 साल की सजा दी गई। और देखिए दोस्तों, जो गुनाह उसने लगभग 41 साल पहले आज ही के दिन 21 जून 1964 को किया था, इसकी सजा उसको उसके 41 साल बाद यानी कि आज ही के दिन 21 जून 2005 को मिली। तो इसका अंदाजा आप लगाइए कि यह समस्या हमारे देश के साथ ही नहीं है, बल्कि अमेरिका जैसा एक बड़ा और प्रोग्रेसिव देश भी किसी को न्याय इतनी आसानी से नहीं दे पाता है। जैसा कि दोस्तों मैंने कहा कि यह कोई इतनी बड़ी घटना तो नहीं थी, लेकिन इस घटना की वजह से अमेरिका के अंदर बहुत कुछ बदल गया। इस घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया और इसी घटना की वजह से एक ऐसा कानून भी आया जिसकी वजह से आगे चलकर अमेरिका के अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को बंद किया गया या कम किया गया। हालांकि ऐसा कहना कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि रंग के ऊपर भेदभाव पूरे तरीके से खत्म हो गया है, तो यह कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि अगर आप अमेरिका के अंदर न्यूज़ को फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रोज ऐसी घटनाएं होती ही रहती हैं
जिसमें रंग के आधार पर किसी को हरास किया जाता है, यानी कि किसी को परेशान किया जाता है, या ऐसी सोच रखी जाती है कि इस रंग का व्यक्ति गुनहगार ही होगा। दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले लोग अलग अलग रंग और कदकाठी के हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके हक दूसरे लोगों से कम है। उनको भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना कि किसी और को, और रंग या कदकाठी के ऊपर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। और इस घटना में तो कुछ व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट्स ने पुलिस और शेरिफ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ना ही सिर्फ 3 एक्टिविस्ट का अपहरण किया, बल्कि उनकी हत्या करके उनको कहीं दफना भी दिया। वहीं जिस सरकार का कर्तव्य होता है अपने नागरिकों को समान अधिकार देना और साथ ही उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना, उसी सरकार ने रंग भेदी नीति से प्रभावित होकर ऐसे लोगों को बचाने का प्रयास किया जिन्होंने की 3 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। और अमेरिका के इतिहास में यह पहला ऐसा मौका बना जिसके अंदर एक राज्य में हुए अपराध का मुकदमा उस राज्य में ना चलकर फेडरल कोर्ट्स में चला हो। और देखिए दोस्तों, इसके बावजूद भी गुनहगारों को सजा देने में 40 वर्षों से ऊपर का समय लग गया। तो क्या यह न्याय रहा? और एक कहावत भी है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि अगर आप न्याय को देने में देरी करते हैं तो इसका मतलब आप न्याय दे ही नहीं रहे। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का वीडियो 21 जून 1964 में 3 लोगों की हुई हत्या के बारे में, जिसने कि अमेरिका को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिस तरीके से आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज़ उसी तरीके से सपोर्ट करना कंटिन्यू रखिए। मैं अब कल फिर से एक नया वीडियो लेकर आप सबसे मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।